सारी मीडिया जो है हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके टॉप 25 न्यूज होते हैं, उसमें से अधिकतर न्यूज सिर्फ अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठान वगैरह के बारे में। एक सेकुलर देश में जब पूरी सरकार इसी में जुट जाए कि रिलीजियस इवेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप रिलीजन के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, आप लोगों को ये भी कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को सड़कों पर पीट दो, कुछ भी कर दो, अच्छी बात है, कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, यानी कि रूल ऑफ लॉ को बुलडोज किया जा रहा है। चुनाव जो है पैसे का खेल हो गया है और इन लोगों ने पैसे का खेल बना दिया है। भाजपा के पास 10,000 करोड़ के करीब तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया। तो आपने पूरे चुनाव को पैसे का खेल बना दिया कि नहीं, ईवीएम में छेड़छाड़ करी जा सकती है, बड़ा आसान है, वीवीपैट में भी हो जाएगी, ईवीएम में भी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने वीवीपैट में एक काला कांच लगा दिया है जो जिसमें आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक अंदर एक बल्ब ना जले। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इससे छेड़छाड़ करी जा सकती है। जिसको प्राण प्रतिष्ठान कहते हैं, ये एक उदाहरण है जो हमारे देश में और हमारे रिपब्लिक में किस तरह से पूरी तरह से इसको चरमरा दिया गया है उसका। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि पूरे देश में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और जब कुछ लोगों ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का डिसीजन चैलेंज किया कि भाई इसके लिए सरकारी दफ्तर, स्कूल वगैरह बंद करने का क्या तो होता है, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने ना ही उसको खारिज तो कर ही दिया उस पिटीशन को, लेकिन उन लोगों के खिलाफ बहुत सारे रिमार्क्स पास कर दिए। सारी मीडिया जो है हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया कई हफ्ते से सिर्फ इसी को दिखा रही है। जिसके टॉप 25 न्यूज होते हैं, उसमें से अधिकतर न्यूज सिर्फ अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठान वगैरह के बारे में। एक सेकुलर देश में जब पूरी सरकार इसी में जुट जाए कि रिलीजियस इवेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप रिलीजन के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, आप लोगों को ये भी कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को सड़कों पर पीट दो, कुछ भी कर दो, अच्छी बात है, कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप ये भी कर रहे हैं, सरकारें ये भी कर रही हैं कि भाई किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा, अभी एक केस आया उत्तर प्रदेश का कि कोई प्रोसेशन पर एलिगेशन लगा दिया कि इन लोगों ने थूक दिया ऊपर से, जबकि वो बिल्कुल बेबुनियाद एलिगेशन था, लेकिन उसके आधार पर उनके घर बुलडोज कर दिए गए, यानी कि रूल ऑफ लॉ को बुलडोज किया जा रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मीडिया तो खैर पूरी तरह से सिर्फ सरकार के कब्जे में ही नहीं है, सिर्फ सरकार का ही प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, बल्कि बिल्कुल गलत चीजें, झूठी न्यूज, डिवाइसिव प्रोपेगेंडा, मतलब लोगों के खिलाफ रिलीजन के आधार पर हेट स्प्रेड करने का, ये सब कुछ कर ही रहा है। उधर हम देख रहे हैं न्यायपालिका भी कोलैप्स हो गई है, लोगों के ये सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके जो लोग सरकार के खिलाफ हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन न्यायपालिका जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी वगैरह के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आती। एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिए गए हैं, और वो जो कोई भी ओपन डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके सारे रास्ते बंद करते चले जा रहे हैं और बस प्रोपेगेंडा ही चलाया जा रहा है, और खासकर रिलीजन
यहाँ तक कि जेएनयू के वाइस चांसलर तो कहते हैं कि हम पहले थे, अब तो यूजीसी के चेयरमैन बन गए, कि हम टैंक लगवा देंगे, लड़ाकू विमान लगा देंगे कैंपस के अंदर, जिससे कि लोगों में बच्चों में नेशनलिज्म इंस्टिल हो जाए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने के बजाय लोगों को लड़ाकू बनाया जा रहा है। सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह कुछ चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद कंपनी के, मेनली एक कंपनी अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं, और उससे चाहे रोजगार खत्म हो जाए, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कंपनी का या उन थोड़ी सी कंपनियों का बस फायदा होना चाहिए, उस आधार पर चलाया जाए। तो हर तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे वैल्यूज थे हमारे संविधान के, वो सब ध्वस्त करे जा रहे हैं, ध्वस्त होते चले जा रहे हैं, और हमको उसको बचाना है। तो ये किताब एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें कि डॉक्यूमेंट किया गया है कि किस तरह से और कितनी तरह से हमारे रिपब्लिक को खत्म किया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज हमको, ऑपोजिशन पार्टीज कुछ करेंगी, देश को बचाएंगी, इस सरकार के खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन पार्टीज में भी तो ये प्रॉब्लम हो गई कि चुनाव जो है पैसे का खेल हो गया है, और इन लोगों ने पैसे का खेल बना दिया है। कि पैसे का खेल ना बने उसके लिए कानून बनाया था कि हर एक कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर इतनी लिमिट होगी कि 75 लाख या 80 लाख से ज्यादा लोकसभा में नहीं खर्च कर सकते, 25 लाख से ज्यादा विधानसभा में नहीं खर्च कर सकते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग 10-10 करोड़, कहेंगे 50-50 करोड़ खर्च कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां, पिछले 2019 के इलेक्शन में कहा जाता है कि भाजपा ने 50,000 करोड़ खर्च किए। 50,000 करोड़ का क्या मतलब हुआ? एक एक कंस्टिट्यूएंसी, एक एक कैंडिडेट के ऊपर 100-100 करोड़। अब अगर आपकी लिमिट 75 लाख है एक कैंडिडेट की, और 100 करोड़ पर कैंडिडेट पार्टी खर्च कर रही है, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? दूसरा, आपने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, कॉमन राइट्स, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इन लोगों के लिए तो बंद कर दिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आपने खोल दिया। ये कि कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी भी उनको पैसे दे सकती है। और सिर्फ खोल ही नहीं दिया, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि कितना भी पैसा गोपनीय तरीके से आप दे दें, यानी कि आप घूस भी दे दें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि घूस दी गई। और इसके जरिए भाजपा के पास 10,000 करोड़ के करीब तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया। तो आपने पूरे चुनाव को पैसे का खेल बना दिया। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी जो 2-4 जगह पावर में है कुछ स्टेट्स में, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई किसी तरह से पैसा जनरेट करो, क्योंकि बगैर पैसे के तो चुनाव हम जीत नहीं सकते। और उसकी वजह से कई ऑपोजिशन पार्टीज भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व। भाजपा वाले तो खैर महाभ्रष्ट हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज भी भ्रष्ट हो गए। अब उनको, उनके ऊपर फिर सिलेक्टिवली सारी एजेंसीज को यूज किया जाता है कि भाई अच्छा, सारे ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको तो पकड़ लो, भाजपा में जो लोग हैं उनको छोड़ दो, और अगर कोई ऑपोजिशन वाला जिसको पकड़ लिया है वो भाजपा ज्वाइन कर ले, तब भी उसको छोड़ दो। तो इस वजह से ऑपोजिशन पार्टीज भी कमजोर हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कम से कम राहुल गांधी ने करी है, जिसमें एक अच्छा मैसेज यूनिटी का, कम्युनल हार्मनी का दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग ऑपोजिशन पार्टी से नहीं हम लोग उम्मीद कर सकते कि भाई ये लोग देश को बचाएंगे। उसके लिए तो जनता को ही खड़ा होना, और उसका कोई विकल्प नहीं। देखिए, एक समय था जब बड़े बड़े पब्लिक मूवमेंट, जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक मूवमेंट हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था।
किसानों का भी एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, चाहे एक इशू पर था और मेनली उसका कंसंट्रेशन पंजाब हरियाणा वगैरह में था, लेकिन फिर भी एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट उस पर खड़ा हुआ। आज भी कई इश्यूज हैं जिस पर कि बड़ा पब्लिक मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है और उसके हमारे पास जरिए भी हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इनके कब्जे में जरूर हो, लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडिया है जो इंटरनेट पर है और सोशल मीडिया पर है, वो अभी भी ज्यादातर आजाद है। उसको भी कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक आजाद है और उसके जरिए हम लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बना सकते हैं। तो कई इश्यूज ऐसे हैं जिस पर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, खड़ा करने की जरूरत है। एक तो एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट आज यूथ में 40% से ज्यादा है। हिंदुस्तान में कभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ यूथ का या इन जनरल भी जितना आज। इस पर हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ा यूथ मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है जिसकी लीडरशिप यूथ के हाथ में होगी और होनी चाहिए, क्योंकि इस पर 4 इश्यूज पर। एक तो ये कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून होना चाहिए, यानी कि हर एक आदमी जो 21 से 60 वर्ष के बीच में है उसको एम्प्लॉयमेंट का ऑन मिनिमम वेजेस का राइट होना चाहिए, और अगर उसको मिनिमम वेजेस पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला हुआ है तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसका आधा कम से कम प्रोवाइड करे। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद रिक्त हैं, उनको तुरंत जल्दी से और ईमानदारी से भरा जाए। दूसरा। तीसरा, बिल्कुल अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण सारे पब्लिक सेक्टर का किया जा रहा है। इवन जो मोनोपोली सेक्टर्स होते हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, ये तो बिल्कुल मोनोपोलीज है, इनमें भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। फिर कई ऐसे सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर, जिसमें पुअर लोगों को सब्सिडाइज करने की जरूरत होती है, तो वहां पर कमांडिंग हाइट पब्लिक सेक्टर के हाथ में होना चाहिए। हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर पुअर लोगों को सब्सिडाइज करने की जरूरत है, लेकिन वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो ये सब रुकना चाहिए। और परमानेंट और पेरेनियल जॉब्स, जो सरकारी जॉब्स हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है, ये रुकना चाहिए। तो इन 4 मुद्दों को लेकर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हिंदुस्तान में खड़ा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और अगर ये मूवमेंट खड़ा होता है तो इसका पॉलिटिकल नुकसान मौजूदा सरकार को ही होगा, क्योंकि इन्होंने ही एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खड़ा करने में इन्हीं का ज्यादा रोल। तो इसलिए एक ये। दूसरा, ईवीएम का एक बहुत बड़ा इशू अब उभर कर आया है। मैं पहले ये मानता था कि नहीं, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन अब जो मैंने स्टडी किया है और जो सिटीजन्स कमीशन की रिपोर्ट आई जस्टिस लोकुर के अंदर, उन्होंने ये सारा देख दाख कर निकाला कि नहीं, ईवीएम में छेड़छाड़ करी जा सकती है। और मैंने भी देख लिया, किसी ने आके मुझे डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, ये बड़ा आसान है, वीवीपैट में भी हो जाएगी, ईवीएम में भी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने वीवीपैट में एक काला कांच लगा दिया है जो जिसमें आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक अंदर एक बल्ब ना जले। बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, जब आप देख सकते हैं कि जो बटन आपने प्रेस किया उसका सिंबल वहां प्रिंट हो गया है, लेकिन उसके बाद वो बल्ब बंद हो जाता है। फिर बाहर से आप अंदर देख नहीं सकते कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है। तो आप बड़ी आसानी से उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर सकते हैं कि जब 2 कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी लोगों को वोट पड़ा, तो जो स्लिप पहले वोटर को दिखाई गई वही स्लिप दूसरे वोटर को दिखा दी जाएगी, और जैसे ही लाइट बंद होगी तो एक और स्लिप प्रिंट हो जाएगी जो भाजपा की। तो एक वोट जो नॉन भाजपा की वोट है वो भाजपा को ट्रांसफर हो जाएगी, वो वीवीपैट स्लिप में भी हो जाएगी और वो आपके ईवीएम में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इससे छेड़छाड़ करी जा सकती है, और उसमें टाइमर वगैरह होता है, आप बिल्कुल उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं कि अच्छा, जिस दिन वोटिंग हो रही है उसमें सुबह सुबह 7 बजे डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उस समय मशीन नॉर्मली फंक्शन करेगी। फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा 9 बजे से शाम को 4 बजे तक इस तरह से काम करेगी कि जब 2 कंसेक्यूटिव वोट्स नॉन बीजेपी को पड़ते हैं तो उसमें से एक वोट जो है बीजेपी को चली जाएगी। तो
ईवीएम के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से आवाज उठ रही, जगह जगह आवाज उठ रही, और एक मूवमेंट शुरू हुआ है जो मुझे लगता है कि उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये ईवीएम से ही चुनाव होता रहा तो बिल्कुल हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो चुनावी लोकतंत्र है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। क्योंकि अगर आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसी वजह से करीब करीब सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ईवीएम उन्होंने खत्म कर दिया है, वापस पेपर बैलेट ले आए हैं। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई ईवीएम नहीं यूज किया जा सकता, आपको पेपर बैलेट ही करना पड़ेगा। अभी अभी बांग्लादेश ने भी वापस पेपर बैलेट कर लिया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे के ऊपर भी एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है। और जो ये कम्युनलिज्म का जो इशू है, और जो हमारे सारे जो लोकतांत्रिक संस्थान है, जिस तरह से उनको कैप्चर किया गया है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, सबका कैप्चर किया गया है। इन सब चीजों के खिलाफ भी एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए सिटीजन्स को ही पहल करनी पड़ेगी। और हम लोगों को ये सब सोशल मीडिया और ऑल्टरनेटिव मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बताया गया कि हम लोग, योगेंद्र जी जैसे कहते हैं ना कि इन लोगों की एक ट्रोल आर्मी है, हमको एक ट्रूथ आर्मी बनाने की जरूरत है। ये लोग झूठ फैलाते हैं, हम लोग सच फैलाएं। ये लोग नफरत फैलाते हैं, हम लोग प्यार फैलाएं। तो और उसके लिए छोटे छोटे वीडियोस जो हैं, जो इफेक्टिव होते हैं, एक एक 2-2 मिनट के बनाकर उन पर डालना चाहिए, उनको स्प्रेड करना चाहिए। उसका हम लोगों की ऑर्गेनाइज टीम होनी चाहिए तो ये सब काम करे, एक क्रिएटिव टीम और एक डिसेमिनेशन टीम जो उसको आगे स्प्रेड करे। तो ये काम है, तो देखिए मुश्किल काम, कोई भी बड़ा काम मुश्किल होता है, लेकिन इसके बगैर कोई और उपाय नहीं। हम ही लोगों को करना पड़ेगा, हम ही लोगों को ये मूवमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। हम लोग ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर नहीं निर्भर। अगर ऑपोजिशन पार्टी कुछ अच्छा काम करती है, जैसे राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। यही सब मैं कहना चाहता था। और फिर से मैं शबनम जी को और उनके अनहद को और लोगों को जिन्होंने ये किताब बनाने में मदद करी, उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा एफर्ट था। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।